प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपका सेल्फ टेस्ट का। इससे पहले मैंने आपका हिंदी, इंग्लिश और साइंस का 3 सब्जेक्ट डाल दिया है। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान का भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसके मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर था जिसमें आपको OMR शीट पे सारे के सारे 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने थे। एक एक अंक के जो प्रश्न रहेंगे, इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम पेपर बनेगा कुछ इसी तरह से बनेगा। इसमें उसमें इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का जो पेपर है हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें कंप्लीट। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड बताना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 140 बताना है आपको। क्या होगा? तो सभी को पता होगा प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। तो इसमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली 140 को ले लेते हैं और 140 को लेने के बाद में, जैसे कि हम 140 सपोज करें लेते हैं, तो 140 ले लिया। 140 को लेने के बाद में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर उसको 2 से करेंगे, 2 35 दूनी 70, और इसके बाद में अब ये देखिए किससे कटेगा, तो ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे दो बार आया है, एक बार 5 और एक बार 7, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 जो है आपका इसका आंसर होगा। यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है इसमें अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा, इसमें आंसर कौन सा मिल रहा है आपको, ये वाला सेकंड ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन भी सेम टू सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका अभी अभी मैंने निकाला था 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, या फिर 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। इसमें मिसप्रिंट है या मिस्टेक है ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर दोनों ही सही हैं आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, अगर HCF जो है आपको दे रखा है 6 और 20 का 2, और LCM दे रखा है, आपको इसका LCM का मान निकालना है, यानी कि HCF का वैल्यू दे रखा है 2। हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है HCF और LCM निकालने का। तो इसको देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो है आपको निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा कि हमें पता होता है कि HCF गुणा LCM बराबर होता है प्रोडक्टों का गुणा। ठीक है, तो प्रोडक्ट इसके कितने हैं, मतलब इसकी संख्याओं का गुणा। तो संख्या 2 दे रखी है 6 गुणा 20। ठीक है, और यहाँ पे आपको HCF दे रखा है 2, तो 2 गुणा LCM हो गया। LCM बराबर 6 गुणा 20। ठीक है, अब इसमें हमको LCM ही छोड़ देंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 2 इधर से हटा देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो 3 गुणा 20, तो 3 गुणा 20 कितना होता है, 60 होता है। 20 तियाँ 60, तो 60 जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें 60 कहाँ पर है इसका आंसर, तो 60 थर्ड ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें इसमें पूछा गया आपसे 21, 26 और 91 का HCF आपको निकालना है। तो 26 लिखेंगे और 91 लिखेंगे आप, और इसको हम काटेंगे। तो देखो ये किसके पहाड़े में दोनों आ जाएगा, तो 13 दूनी 26, और इसके हिसाब से आप देखिए मैक्सिमम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दोनों को अलग अलग निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले 26 का निकालते, तो 26 का आपका आ जाएगा 2 से, तो 2 गुणा 13, 13 दूनी 26, और दूसरा निकालेंगे हम 91 का। ठीक है, तो 91 किसके टेबल में आएगा, तो ये देखिए आप 91 जो टेबल में आप निकालेंगे, तो ये 13 के पहाड़े में कब तक आएगा, तो यहाँ पर अगर हम 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 तियाँ 21, और 7 एकम 7, और 7 दूनी 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 7 से अगर हम गुणा डिवाइड करते हैं तो इसका 13 आ जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसका हमने जो निकाला, इसमें 2 गुणा 13 आया, और इसका निकाला तो हमने 7 गुणा 13 आया। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी। तो 2 कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें 13 ही है। तो 13 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। इसके बाद में एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। तो ये एकदम आपकी जो है बुक में एक मेन कह सकते हैं हम, आपका थ्योरम है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कि आपका एक मेन लाइन है जिसमें यूनिक होता है, यानी अद्वितीय होता है। यानी एक प्राकृतिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो अद्वितीय आ जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन, यानी कि यूनिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर में पूछा गया है
एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है आपको, तो द्विघात बहुपद आपको निकालना है। तो द्विघात बहुपद जो होती है हमारी क्या होती है कि एक्स स्क्वायर फिर आपका माइनस एक्स, यहाँ पर आपका हो जाता है शून्यांकों का योग, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में हम इसका निकालते हैं यहाँ पर जो है शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। इस तरह से हमारी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स तो है ही, योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है आपको -3, तो गुणा में -3, और आपको फिर गुण आपका दोनों शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है 2, तो प्लस का 2, ठीक है। जहाँ पर गुणनफल है वहाँ गुणनफल लिखा, जहाँ योग है वहाँ योग लिखा, बाकी समीकरण ऐसे कैसे लिख दिए। अब इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, तो प्लस का 3x और प्लस का 2। तो इस तरह की समीकरण कौन सी है, तो ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इसका शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। कौन सा, अल्फा। शून्यांकों का क्या पूछा है इसने, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को हम यही लिखते हैं ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखते हैं, वो हमारा होता है c/a, ठीक है ना। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि आपका कौन सा पूछा गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे आंसर आपका ये पहला ही हो जाएगा। इसमें पूछा गया वाई के जो बहुपद ग्राफ में दिया गया है, इसमें पी एक्स के शून्यांक बताने हैं। तो एक्स को देखो, एक बार काट रही है, 2 बार काट रही है और 3 बार काट रही है, तो शून्यांक कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के कितने हल होंगे। यानी कि एक हल होगा, आदित्य हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए आपको बुक का ध्यान से रखना पड़ेगा, जो जो चीज़ें बुक में दी गई हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए a1 a2 और a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर बराबर हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो समीकरण है, इस समीकरण की बात हो रही है। ये समीकरण कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो a1/a2 b बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये संपाती रेखाएं होते अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे मैन्यू सोल्यूशन अनेक हल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से इस पूरे डायग्राम को देख करके। तो इस तरह का ये डायग्राम आपका है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, मैनी सोल्यूशन, यानी अनेक हल होंगे। अभी अभी हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, समीकरण युग्म जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 के निरूपित करने वाली सरल रेखाएं जो हो क्या होंगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि समीकरण युग्म ये और ये है, तो इसको प्रतिच्छेद करेंगी, लंबवत होगी, समांतर होगी, संपाती होगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं a1/a2 क्या हो जाएगा। तो a1/a2 की जगह हम क्या लिखेंगे, a1 क्या है इसमें, a1 ये है और ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है और ये c1 है और ये c2 है, ठीक है। तो लिख लेते हैं a1 5 बटे में आपका 7 बराबर हमारा b1 क्या है -4 बटे में आपका 6 बराबर यहाँ पे 8 सी है 8, मतलब c1 8 बटे में c2 कितना है यहाँ पे -9। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के और बराबर नहीं है 8/9 के। तो इसके हिसाब से अगर हमने अभी अभी देखा था समीकरण, तो समीकरण देखने पे हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर तीनों बराबर नहीं हो, यानी कि a1/b2 समान बराबर नहीं हो, तो क्या करती हैं ये आपके प्रतिच्छेद करती हैं, ये ना। यहाँ पे a1/a2 जो है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो समीकरण है इसके बराबर नहीं है, तो ये वाला a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ पर इसका मतलब कौन सा समीकरण हमारा आ रहा है, तो हमारे पास जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है कि ये जो है ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और इनका जो है आप देखेंगे तो केवल एक हल हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पूछा गया है तो नहीं, तो प्रतिच्छेद करने वाली, यहाँ पे प्रतिच्छेद मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं। यही ऑप्शन में जो दिया गया वही ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये समीकरण आपको मैंने दिखाया, ये समीकरण इस तरह से ही आपको याद रखनी है कि आपको जब भी पूछेगा तो आपको इस तरह से ही आंसर आपको निकालने होंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन कर रहा है यानी कि प्रतिच्छेद
कर रहा है। तो आपका जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने निकाला कि ये जो रेखाएं हैं A1/A2 जो है इसमें बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो ये जब बराबर नहीं होती है तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था समीकरण, यहाँ पर देख लेना है आपको दोबारा से कि आपका इस तरह का अगर समीकरण हो जाता है तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, यानी इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि अगला क्वेश्चन, इसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो गई हैं। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है p के किस मान के लिए युग्म 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल की बात हो रही है, तो अद्वितीय हल में कौन सी समीकरण होती है, चलो देखते हैं। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि अद्वितीय हल होने के लिए A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 की, तो हमारे अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यही दिखाया है इसमें। तो चलिए देखते हैं A1/A2 इसको बराबर है या नहीं है B1/B2 के। अगर बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा मान आएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं हम समीकरण के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है A और B। ठीक है, यहाँ पर भी A और B। तो A1 क्या है इसमें 4, इसमें A1 4 बटे में इसमें A2 क्या है 2 बराबर हमारा P, यानी कि B1 P है और B2 क्या है 2। ठीक है, अब ये दोनों को हम मान निकालने, P को मान निकालें तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं, वज्र गुणन। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 2P। तो 2P बराबर 8, तो P बराबर 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो यहाँ पे 4, P बराबर 4 अगर हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी P का मान जो है क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो अगर P का मान 4 हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएंगी, और हमें बराबर नहीं करना है, यानी कि P का मान 4 नहीं होना चाहिए, तो एक अद्वितीय हल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया आपको। 11 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है आपको, मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है आपको, और x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है आपको। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का है तो कट गया। अब यहाँ आ गया 2x बराबर क्या हो जाएगा 14 और 4 18, 18 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, यहाँ से 2 हटा देंगे, 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9। x का मान कितना आ गया 9, यहाँ पे देख लिया x का मान 9 आ गया। तो x का मान कहाँ कहाँ 9 है, तो हम देखते हैं x का मान इसमें 9 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो x बराबर 9 है, तो y बराबर ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। हम किसी भी समीकरण में x का मान मान लीजिए, पहले समीकरण में ही मैं x का मान हमने कितना निकाला है 9, तो 9 रख देते हैं। तो यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 प्लस में y बराबर 14 लिखा है, तो y यहीं छोड़ देंगे, तो 14 का 14 और 9 इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5 आ गया। तो हमारे पास y का मान कितना है 5। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। समझ में आ गया आपको। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, वह रैखिक युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होता है, असंगत होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं। यहाँ पे कोई हल नहीं होता है और वो असंगत होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि आंसर में कि इनकंसिस्टेंट है, यानी कि असंगत है। जब कोई हल नहीं होता तो क्या कहलाता है, उसको हम असंगत बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इसका हल निकालना है। अभी जैसे हमने ऊपर निकाला तो वैसे निकाल लेंगे। x प्लस वाई बराबर 9 है, इसके नीचे लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा हमारे पास टोटल 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर आ गया 5। ठीक है, अब x बराबर 5 आ गया तो x का मान पहले देखते हैं, 5 किस में है, इसमें भी है और किसी में भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अपने आप y 4 निकल जाएगा, 5 किसी में रख लीजिए, मान लीजिए x की जगह 5 रखा और प्लस में y बराबर 9 है,
तो यहाँ पे y को छोड़ दिया, y बराबर 9 - 5 हो जाएगा तो बराबर 4। तो y बराबर 4 आ गया। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण आएगी, ठीक है। और इस वाले को, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1 - 3x बराबर 0। और तीसरे वाले को समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x + 12 बराबर 0 मिलेगा। तो हमारे पास द्विघात समीकरण का इक्वेशन कौन सी बन रही है, x² - 6x + 8, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करके दिखाना चाहूँ तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो पहले इसको खोलेंगे तो ये आपका x - 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2 का प्लस का 2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है। तो इसको कर देंगे सॉल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस में 4 माइनस में 2 दूनी 4, वही प्लस का 4x, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्लस में 1 दिया हुआ है, +1 ये भी लिख लेंगे। और इधर है 2x - 3, तो 2x - 3 है तो 2x को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 2x। और माइनस का 3 है जो इसको इधर इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो प्लस का 3 और प्लस का आपका जो है यहाँ पर और क्या है, प्लस का 3 है आपका, प्लस का ये है आपके पास में प्लस का 1 है। तो 3 और 1 4 हो गया, और 4 और 4 8 हो गया। तो यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है, इसको सॉल्व करके दोबारा देखते हैं। तो दोबारा देखते हैं, दोबारा क्या करना है, हमको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये x² हो गया, माइनस आपका आ जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस आपका 2, यहाँ पर आ गया आपका 2 दूनी 4, माइनस का है ना, ये माइनस का है तो माइनस का 2 इंटू 2 x 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। माइनस का 4x हो गया, और यहाँ पर प्लस का आपका 1 है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 1 है, ये भी लिख लिया। और यहाँ पर आगे हम इसको सॉल्व करें तो बराबर में आपका ये है, बराबर वाली चीज़ उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर है ये प्लस का 4, ठीक है, और यहाँ पर है ये प्लस का 1, ठीक है। और इधर से आप ये माइनस का 3 इधर ले गए तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे आपका जो है माइनस का ये इधर जाएगा ना, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर आपका जो है माइनस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, x² - 6x + 8, ठीक है, यही आ जाएगा ना। क्योंकि आपको a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें a² + b² - 2ab होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इसमें इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में प्लस का है ये, इधर इसको ले जाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का जो है हमारे पास घात है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस तरह का x² - 6x + 8 बराबर 0 आएगा। तो ये हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 15वां क्वेश्चन, यदि विविधकर d जो है छोटा हो 0 से तो मूल कैसे होंगे। तो अगर विविधकर छोटा हो किससे, 0 से, तो कैसा मूल होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको दिखा रखा है, अगर d जो है आपका छोटा होगा तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, वास्तविक मूल्य नहीं है, तो हम इसमें नन ऑफ दीज कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर कोई भी नहीं होगा। हमारा जो मूल होता है वो अनइक्वल यानी कि असमान और इमेजिनरी यानी काल्पनिक होगा, असमान और काल्पनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, यहाँ पूछा गया आपसे समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति आपको निकालनी है। मूलों की प्रवृत्ति निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि b² - 4ac होता है। तो यहाँ पे b² - 4ac लगा देते हैं इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर b कितना है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 का स्क्वायर, और फिर में -4ac, 4 गुणा a कितना है यहाँ पे 2, और गुणा में ac, c कितना है 3। तो यहाँ पे आ गया आपका 6 छंगे 36, 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24 माइनस में 24, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 24 को अगर हम 36 में से घटाते आते हैं 12, तो d का मान आएगा 12, और d का मान 12 है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। और 0 से जब d का मान 12 आया तो 0 से बड़ा है, और 0 से जब बड़ा होता है तो अभी देखते हैं यहाँ पर
अगर कोई संख्या हमारी जीरो से डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक मूल होंगे और दो भिन्न होंगे। तो वास्तविक मूल देखते हैं इसमें ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पर आपका वास्तविक मूल होंगे और भिन्न होंगे तो असमान होंगे, यानी कि भिन्न का मतलब असमान हो गया। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन सूट कर रहा है हमारे को, कौन सा आंसर सूट कर रहा है, तो यहाँ पे है आपका ये वाला वास्तविक और असमान। ठीक है, दो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। इसके बाद में 17 नंबर जो क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है जिसमें a बराबर 0 के नहीं है तो दो बराबर मूल होते हैं। तो दो बराबर मूल कब होते हैं, तो इसी अभी अभी मैंने आपको जो चार्ट दिखाया इसी में हम देख सकते हैं दो बराबर मूल कब होते हैं, जब आपके दो समान मूल तभी होंगे जब d बराबर 0 होगा। तो d का बराबर 0 वाला समीकरण कौन सा है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0, ये वाला हमारा विविधकर का मान अगर आता है तो हमारे दो बराबर मूल होंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया आपसे, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस में 1/3 का विविधकर आपको निकालना है। तो विविधकर निकालने के लिए अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी ऊपर आप देख लीजिए फॉर्मूला याद रखना आपको, ये वाला फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac वाला। तो हम b² इसमें क्या है, ये है आपका b, तो माइनस का 2 का स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका, ए 3 है, 3 गुणा आपका सी कितना है 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा और ये माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस इधर 4 बचा है बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा इसका विविधकर आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 में है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 है तो k का मान कितना होगा। तो हमें वही समीकरण फिर से यूज़ करना है, b² माइनस 4ac वाला, तो b² b ये रहा, a ये रहा और c ये रहा, तो b² b क्या है आपका माइनस 4 का स्क्वायर b² प्लस 4ac प्लस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है k बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4² यानी कि ये आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 4k प्लस में 4k। तो यहाँ पर अगर ये माइनस का 16 है आपका, तो इधर हम इसको ले जाते हैं दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k, और k की वैल्यू जब हमारे पास माइनस 4ac है ना, प्लस 4ac लिख दिया, माइनस 4ac है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर आया था, तो हमारे पास k का मान क्या आ जाएगा, k 4 आपका k है, 4k बराबर इधर आपका माइनस का 4k हो जाएगा और इधर आपका ये प्लस का 16 था तो इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, -16/4 और 4 चौक 16 माइनस का 4, तो माइनस से इधर माइनस है, इधर का भी माइनस है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो k बराबर 4। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 19 का 4, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 20 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 का मूल जो है आपको बताना है। तो इसके मूल निकालने के लिए पहले आपको हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ये लिख सकते हैं। ये भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस से -5 आ जाएगा ना, तो इसको तोड़ दिया। अब इसके वजह से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस 2, और यहाँ पर आपका -3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास एक तो समीकरण आ गया x बराबर 2 और दूसरा आ जाएगा x बराबर 3। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, x 2 और y 3। तो यहाँ पर आपका x 2 और x का मान 3, दोनों x के मान हमारे आएंगे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी AP जो दे रखा है 3 2 -1 और -3 का सारवंतर बताना है। तो पिछले टर्म में से अगला टर्म माइनस कर देंगे, तो 1 में से -3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो सारवंतर कितना आ गया, -2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है AP दे रखी है 2 7 12 का 10वां पद आपको दिखाना है। तो 2 7 12 का 10वां पद हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल है, देखिए यहाँ पे जो है आपको प्रथम पद जो दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है ये समझना है हमें। ठीक है, बस और कुछ नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ देखिए, यहाँ पे प्रथम पद A है 2, ठीक है, सारवंतर 7 में से 2 गया 5, ठीक है, और पदों की संख्या n दे रखी है 10। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है an
बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सभी की वैल्यू रख देंगे, ए की जगह 2 रख दिया, एन की जगह 10 दे ही रखा है और डी की जगह 5। तो इन सभी को करा तो 45 2 47। तो 47 जो है 10वां पद होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 47। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर 47 वाला निकाल देंगे। तो यहाँ से हटा दो इसको, अब इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर 47 जो है इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। इसके बाद 23 नंबर है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? 3 से विभाजित करने वाली 2 अंक वाली संख्या। तो 2 अंक वाली संख्या 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 से स्टार्ट होगी। 2 अंक संख्या पहली 12 है और फिर 3 का टेबल पढ़ते जाएंगे और कितनी संख्याएं होंगी 2 अंकों की? तो 99 तक चली जाएंगी, है ना। तो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। इसका आंसर यहाँ पे है, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। खोल के इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 3 अंकों से विभाजित होने वाली जो पहली संख्या है, वो 3 अंकों से विभाजित होने वाली पहली जो संख्या है, इसमें आपका 12 होती है। और सबसे लास्ट जो संख्या आएगी अगर 3 से विभाजित करने वाली, वो सबसे लास्ट संख्या 99 आएगी। यानी कि अगर एपी बनाए तो पहले 12, फिर 15, फिर 18 और ऐसे करते करते 99 तक जाएगी। यानी कि पहला टर्म ए हमें 12 मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस सभी का क्या है? 3 का। 3 से डिवाइड करना है तो 3 का टेबल चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस 3 का है, चाहे अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा देंगे। उसके बाद में हमारे पास ए एन यानी अंतिम जो पद है वो दे रखा है हमारे को, एल जो है या ए एन बोलते हैं, 99 दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 99। और ए हमारे को दे रखा है 12, एन हमारे को निकाल लेना है। तो एन हम निकालते निकालते जाएंगे। तो इस तरह से समीकरण को सोल्व करेंगे, एन बराबर 30 आ जाएगा। तो 30वां पद जो होगा वो हमारी मतलब 30 संख्याएँ ऐसी होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी 2 अंकों की। ठीक है, तो ये हमारा इस इक्वेशन का समीकरण का हल हुआ। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है आपको। 0 से 50 के बीच में, तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आपकी विषम संख्या 1 होगी, 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी और ऐसे ऐसे करते करते 50 तक जाएंगे तो 49 भी विषम संख्या होगी। जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो सारी विषम संख्याएँ होती हैं। तो इस तरह से ये विषम संख्याओं का एक समूह बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए कि हमारे जो ऑड नंबर होते हैं 0 से 50 के बीच में वो होगी 1, 3, 5, 7। इस तरह से हमारा एपी बन जाएगा। और सबसे अंतिम पद जो है 50 तक पहुँचते पहुँचते विषम संख्या जो है 49 होगी। यानी कि अंतिम चरण ये हो जाएगा। हाँ, ए एन का फॉर्मूला हमें पता है। तो ए एन हमारे को कितना दे रखा है? ए एन 49 दे रखा है, तो ए एन की जगह 49 रख देंगे। ए हमारे को पता है पहला पद 1 दे रखा है, तो पहला पद 1 रख देंगे। एन हमें निकालना होगा, एन हमें पता नहीं है। पहले एन निकालेंगे तभी एस एन यानी योग बताना है ना। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन होता है। तो एस एन में एन हमें पता नहीं है, तो एन निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन हमारे पास जो आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। इस तरह से इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एन हमारा 25 आ जाएगा। अब एस एन हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 A1 प्लस में ए एन। ठीक है ना। तो यहाँ पर n हमने निकाल लिया 25, तो 25 की जगह n की जगह 25 रख देंगे। A1 हमें पहला टर्म पता है 1 है और 49 जो है अंतिम पद पता है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा 625 होगा उसको हम ले लेंगे। तो 625 वाला ऑप्शन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो 625 वाला ऑप्शन जो है वो है थर्ड। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग होते हैं समरूप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया आपसे कि इस तरह का जो है एक चित्र दे रखा है, इसमें डी ई समांतर है बी सी के, तो इसी का मान निकालना है। तो हमें पता है ए डी बटे में डी बी होता है, ए डी ए बी, यहाँ पे डी है ना, ए डी बटे में डी बी बराबर होता है ए ई अपॉन में ए ई सी। ठीक है, ई सी का मान पूछा है। तो ए डी कितना दे रखा है? ए डी दे रखा है 1.5। ठीक है, और डी बी कितना दे रखा है? 3 बराबर ए कितना दे रखा है? 1। और ई सी हमें निकालना है। वर्गमूल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 ई सी बराबर 3। तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 ई सी बराबर 3 और ई सी को यहीं छोड़ देंगे। तो 1.5 को इधर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2। तो 2 जो है हमारा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका निकालेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पे। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब भी आपके 2 संगत कोण बराबर होंगे, यहाँ पे दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, तो हमारा जो रूल होता है वो SAS है, साइड एंगल साइड का नियम लगता है।
निम्न त्रिभुजों में समरूपता की कसौटी बतानी है। तो यहाँ पर भी आपका साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो इसमें भी SAS नियम लग जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जो है ये है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताना है। तो जो भुजाओं का अनुपात होता है, वहाँ पे भुजाओं का अनुपात जो होता है, इसका स्क्वायर जो होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर कर देंगे तो एरिया पता चल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 16 81। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया है यह एक त्रिभुज है ABC, अगर इसमें AC बराबर BC है, यानी एक त्रिभुज है जो आपका इस तरह से त्रिभुज है, ये रहा। इसमें बोल रहा है कि आपका ये वाला AC बराबर है BC के, ठीक है ना, AC। तो यहाँ पर A और C और B और C, तो यहाँ B है, यहाँ पर ये आपका AC BC BC AC, C ये हो गया आपका, ठीक है, A ये हो गया और B हो गया। तो AC बराबर है आपके BC के। तो इस तरह बराबर होगा तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास क्या इसका मान आ जाएगा, यही पूछा है कि एंगल C क्या होगा, तो एंगल C जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह का चित्र बनेगा। तो इसमें 90 डिग्री का आंसर, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो यहाँ पे हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। ये B कोण समकोण है, ये A है और ये C है। तो इसमें पूछा गया है BC, B और C ये 4 है, तो ये भी ऑटोमेटिक AC भी 4 होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको बताना है AC का मान, AC ये है, तो AC बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस में फिर से 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 16, 16 16 32। तो 32 का आपका AC स्क्वायर का मान आ गया 32, ठीक है। AC स्क्वायर का मान आ गया, AC स्क्वायर का मान आ गया 32। अब AC को ऐसे ही छोड़ देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 32 का अंडर रूट हो जाएगा। और 32 को हम अंडर रूट निकालेंगे तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। अब इसका पूरे का अंडर रूट है, इसमें से 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा और 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 गुणा 2 बाहर निकल गया, अंडर रूट में रह गया केवल 2, तो अंडर रूट में 2। तो 2 गुणा 2 बाहर निकल गया, 2 गुणा 2 बाहर निकल गया था, अंडर रूट में बचा 2, तो 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, 4 अंडर रूट 2। इसके बाद में नेक्स्ट जो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसमें समानांतर स्पर्श रेखाएं पूछी हैं, तो समानांतर स्पर्श रेखाओं के लिए हमारे पास केवल 2 ही हो सकती हैं। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वो अनंत होगी। अगर पैरेलल पूछा है, पैरेलल केवल 2 ही होंगी, ठीक है। तो ये आपका वृत्त है, इसमें एक समानांतर इधर खींच सकते हैं, एक समानांतर इधर खींच सकते हैं। तो हमारे पास 2 रेखाएं समानांतर हो सकती हैं, ठीक है, 2। इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार है मिलती है कि जो OQ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई आपको बतानी है। तो PQ की लंबाई आ जाएगी 119। कैसे आएगी, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में। तो यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे पहले आपको बोला है उसने कि एक वृत्त है जिस पे PQ है, और उस पर आपकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की और OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखा है। यही चीज़ आपको दे रखी है, तो सबसे पहले आपको इसको समझना होगा, उसके बाद में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अभी मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, फिर इसमें समझ में आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर तो क्या बोल रखा है कि आपका P जो है ये आपका बिंदु P है कोई, ये रहा P, यहाँ से स्पर्श रेखा PQ है, ये रहा PQ, और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा जो है, केंद्र O से जाने वाली रेखा जो है वो बिंदु Q पर मिलती है, जिसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो PQ यानी कि P से लेकर के Q इस वाले लाइन की लंबाई बतानी है। तो बस इतना ही हमें करना है। तो चलिए इसको करके दिखा देता हूँ मैं। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए,
इसमें से आपका यहाँ पे दे रखा है हाइपोटेनस क्या होता है, यानी कि आपका कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर हम जब निकालेंगे तो ये 12 का 144 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। जब हम इस पी क्यू को यहीं छोड़ देंगे तो 144 में से 25 माइनस करेंगे तो 119 बचेगा। तो पी क्यू की वैल्यू आएगी √119। ठीक है, तो ये ऑप्शन जहाँ पर भी है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस आंसर को कहाँ पर है 119। तो चौथा ऑप्शन जो है 119 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कैसा होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री होता है। अभी हमने चित्र पे देखा कि वृत्त का कोई वृत्त है और वृत्त के किसी बिंदु पर जो है स्पर्श रेखा खींची जा रही है। ठीक है, और इस स्पर्श रेखा से जो केंद्र पर जाती है इसका मान कितना होता है, तो ये होती है 90 डिग्री। यही हमने देखा है हमेशा। तो ये कितना होता है 90 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक आपका ये है वृत्त और यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु है जिसका नाम है पी। ठीक है, इससे स्पर्श रेखा खींची गई है। एक तो आपका पी क्यू, यहाँ पे क्यू डाल देते हैं, और दूसरी स्पर्श रेखा खींची गई है पी आर, यहाँ पे आर डाल देते हैं। तो एक थ्योरम है हमारी कि बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसमें पी क्यू अगर 4 है तो पी आर भी 4 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि अगर बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और Q से केंद्र की दूरी 25 है तो वृत्त की त्रिज्या का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो वृत्त की त्रिज्या का मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल क्या करना है कि इसका स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपका है एक कोई ये बिंदु, ठीक है, यहाँ पर आपकी ये होगी त्रिज्या और ये होगी इस तरह से। ठीक है, अब इसमें बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई जो है और Q से Q की केंद्र से दूरी जो है, Q की केंद्र से दूरी ये 25 है। ठीक है, और Q की केंद्र से दूरी 25 है और वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। और Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जो स्पर्श रेखा ये वाली दे रखी है, ये 24 दे रखी है। ठीक है, तो आपको बताना है ये 90 डिग्री हो गई। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो ये कर्ण हो गई, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक 625 और इसमें से 24 का स्क्वायर घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 49 49 का जब अंडर रूट करेंगे, हमारे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि लॉन्गेस्ट कोड को हम डायमीटर बोलते हैं। ये आपका कोड, इसमें ये सारी जो लाइनें खींची जाती है ऐसे, ये सारी की सारी कोड है और सबसे बड़ी लाइन सेंटर से जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डायमीटर या व्यास। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई जिसका कोण थीटा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, जिसके चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं हम, इसमें हम निकालते हैं θ/360 2πr। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, ये θ/360 इंटू 2πr जो है हमारा फॉर्मूला होगा। अगर लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहा है, आर्क ऑफ सेक्टर निकाल रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर, अगर सेक्टर का क्षेत्रफल बोलता तो θ/360 πr² हो जाता। तो यहाँ पर आपको लेंथ पूछा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दीर्घ का आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, इस तरह से मैं बना देता हूँ। ये आपका वृत्त है और इसमें आपको इस तरह से, ये छोटा वाला है, इसको 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आपको बता रहा है कि इसका पूरे का कितना क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर ये वाला क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², माइनस में हमारे पास छोटा वाला क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 14 को हम सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 14 हम इसमें से घटा देंगे तो पाई का मान होता है 22/7 और हमारे को जो है इसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14 और 154 आ गया। 154 में से 14 घटाओगे, क्योंकि जट घटाना है, तो 54 घटाओगे तो 140 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे 140 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है आपसे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इस तरह से
6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 60 डिग्री कोण है। तो देख लेते हैं, इस तरह का चित्र बनेगा। इसमें आपका 60 डिग्री कोण दे रखा है और ये क्षेत्र आपका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एंगल दे रखा है, तो हमारे को अभी फॉर्मूला मैंने बताया था कि सेक्टर का एरिया का होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 22/7 रख देंगे। आर की वैल्यू 6 दे रखी है, 6 को रख देंगे और 6 को रखने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 132/7 आएगा। तो 132/7 जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। तो ये ऑप्शन जहाँ पे भी होगा हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है, 132/7। तो ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपने देखा और इसी तरह से आपके और भी मैथमेटिक्स के जो भी सॉल्यूशंस बताए जाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। क्योंकि आपके मॉडल पेपर्स मैंने बहुत जल्दबाजी में सॉल्व करवा दिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था और आपके पास भी समय नहीं है और मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो आपके सारे पेपर्स इसी तरह से अभी मैथमेटिक्स के जितने भी पेपर जारी किए जाएंगे और जितने भी होंगे आपके, उनको सभी को कंप्लीट सॉल्व कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे अपने वीडियोस की लिंक देखनी है तो वहाँ चले जाइए, 10th क्लास की लिंक मिल जाएगी आपको। अगर फिर भी आपको कोई लिंक नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ये पूरा का पूरा वीडियो आपने इस सोल्यूशन के साथ में देखा और यहाँ पर आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस मैंने बता दिए। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आई होगी आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने आपको सारा का सारा एक एक लाइन का एक एक चीज़ का सॉल्यूशन बता दिया है। आपको जनरल चीज़ मैंने बताई है कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा। आप खुद करोगे तो आपको आसानी होगी और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया, बस एक बार आप रफ कॉपी उठाइए और जो जो क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाए हैं यहाँ पर उसको उसी हिसाब से सॉल्व करिए। आपका आंसर बिल्कुल 100% सही होगा। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।